भाई साहब, आज तक मैंने इन पगलों जैसा कोई नहीं देखा। पहला है राजा और दूसरा है मंत्री। ये दोनों इतने बड़े बुड़बक और पगले हैं कि क्या ही बताऊं, खुद ही देख लो। तो यार, आज की कहानी का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मूर्खों की नगरी में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे, इडियट थे। ये लोग ना दूसरे राज्य के जैसा अपना राज्य नहीं चलाना चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि मेरे राज्य में कुछ स्पेशल हो, कुछ अलग हो, हटकर थोड़ा सा। तो ये लोग क्या करते हैं कि रात को दिन बना देते हैं और दिन को रात बना देते हैं। लोगों से जाकर कहते हैं कि अब से तुम लोग दिन में सोओगे और रात में अपना अपना काम करोगे। जो खेती वगैरह करते हो या फिर बिजनेस वगैरह करते हो, वो सब तुम रात में करोगे और दिन में सोओगे। और जो ऐसा नहीं करेगा उसको मृत्यु दंड दे दी जाएगी, उसको मार दिया जाएगा। बेचारे लोगों की हालत खराब हो गई। वो लोग डर के मारे इन सब चीजों को फॉलो करने लगे कि चलो ठीक है, आज से दिन में सोएंगे और रात में जागेंगे। राजा और मंत्री बहुत ज्यादा खुश थे कि चलो जैसा हमने सोचा था वैसा हो गया। अब हमारा जो राज्य है वो बाकी राज्यों से अलग है। एक दिन उस राज्य में एक गुरु और एक शिष्य आया। उन दोनों को वो राज्य, वो नगर जो है ना, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लगा। लेकिन उन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि वहाँ पर कोई भी लोग नहीं थे। उन्होंने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, लेकिन उनको एक भी व्यक्ति नहीं दिखा। यहाँ तक कि कोई जानवर भी नहीं दिखा, चूहा तक नहीं दिखा भाई। चूहे की भी हलचल नहीं दिखाई दी उनको। वो दोनों इस चीज को देखकर थोड़ा हैरान हो गए कि यार ऐसी कौन सी बात है कि यहाँ पर कोई है ही नहीं। दया, कुछ तो गड़बड़ है। उन दोनों को घूमते घूमते शाम हो गया और फिर अचानक से ही सारे लोग उनके सामने आने लगे। सारी दुकानें चालू हो गई, लोग अपने अपने काम पर जाने लगे। वो दोनों बहुत ही ज्यादा भूखे थे और अब जब दुकान खुल चुकी थी तो वो लोग दुकान पर सामान लेने जाते हैं। वहां जाकर उनको पता चलता है कि चाहे तुम कुछ भी लो, चावल लो या 1 दर्जन केले लो, हर चीज का दाम बस 1 डुड्डू ही था। 1 रुपए को कन्नड़ा में डुड्डू बोलते हैं। तो मतलब उनको ये पता चला कि चाहे तुम कुछ भी लो, कोई भी ग्रोसरी का सामान लो, तुमको 1 रुपया ही देना पड़ेगा। अब गुरु और शिष्य बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि आज से पहले इन्होंने ऐसा कोई रूल तो नहीं सुना था। चाहे कोई भी सामान लो, उनको बस 1 रुपया ही देना था। वो लोग कुछ भी खरीद सकते थे सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में। जब उन्होंने अपना खाना बना लिया और खा लिया, तब गुरु को ऐसा एहसास हुआ कि ये मूर्खों की नगरी है, यहाँ रहना उचित नहीं है। तो वो अपने शिष्य से कहता है कि सुनो, यहाँ रहना उचित नहीं है, हम लोग यहाँ से चल चलते हैं। लेकिन शिष्य को वो जगह छोड़ के जाने का मन नहीं था। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा यहाँ से। यहाँ पर सब चीजें सस्ती है, मुझे जो मन करेगा मैं वो खा सकता हूँ। देखो, ये राज्य जो है ना, मूर्खों का है, पागल लोगों का है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो चलो यहाँ से चल चलते हैं। नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, आपको जाना तो चले जाओ। ठीक है, तुमको जैसा करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। और फिर गुरु वो राज्य छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन शिष्य उसी राज्य में रुक गया और हर दिन पेट भर के खाता था। कभी केला, तो कभी घी, तो कभी चावल, तो कभी गेहूं। मतलब हर दिन पेट भर के खाता था भाई। खाते खाते एक आवारा भैंस की तरह फूल गया था वो। मतलब बहुत ज्यादा मोटा तगड़ा हो गया था। एक दिन क्या हुआ, एक चोर जो है अमीर मर्चेंट के घर में घुस गया। उसकी घर के दीवार में छेद किया और घुस गया। सारा सामान वगैरह चुरा कर जब वो वापस आ रहा था तो वो दीवार टूटकर उसके सर के ऊपर गिर गई और चोर वहीं के वहीं मर गया। चोर का भाई दौड़ते हुए राजा के पास गया और राजा को जाकर बोला, हुजूर हुजूर, जब मेरा भाई पुराना काम कर रहा था ना, तब उसके ऊपर दीवार गिर गई और वो वहीं के वहीं मर गया। उस व्यापारी ने अपने घर का दीवार बहुत कमजोर बनाया था। दीवार मेरे भाई के ऊपर गिर गई और भाई मर गया। उस व्यापारी को सजा दीजिए हुजूर, सजा दीजिए। मेरे साथ अन्याय हुआ है हुजूर, मुझे न्याय दिलाइए। राजा ने कहा, चिंता मत करो, तुमको न्याय मिलेगा, पक्का से मिलेगा। और अपने दूत को उस रिच मर्चेंट के घर पर भेजा ताकि वो उसको उठाकर वहां से लेकर आए। दूत यानी कि सैनिक वगैरह गए और मर्चेंट को उठाकर ले आए। जब मर्चेंट आया तो राजा ने उससे नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मर्चेंट ने बोला कि फलना फलना मेरा नाम है। फिर राजा पूछा कि जब दीवार गिरी थी तब तुम क्या घर में ही थे। तो मर्चेंट बोला कि हाँ महाराज, जब दीवार गिरी तब मैं वहीं पर था। दरअसल उस चोर ने दीवार में छेद कर दिया और दीवार कमजोर थी तो दीवार उसके ऊपर गिर गई। चलो, तो अपराधी ने अपना अपराध जो है स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे दीवार ने इसके भाई की जान ली है, तुम हत्यारे हो, तुम्हें दंडित किया जाएगा। अब मर्चेंट एकदम घबरा गया कि बाप रे बाप, हमको सजा मिल जाएगा। तो वो बोला, महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तो उस दीवार बनाने वाले की गलती है ना। उसने दीवार कमजोर बनाया तो दीवार गिर गया, इसमें मेरा क्या गलती है। आप उसको दंड दीजिए। वो व्यक्ति कौन है मैं जानता हूँ। दरअसल ये दीवार मेरे पिताजी के समय बना था और मैं उस कारीगर को जानता हूँ, वो एक बुढ़ा इंसान है। राजा ने अपने दूत को फिर से भेजा और कहा कि जाओ उस राजमिस्त्री को उठा के ले आओ। राजा के दूत गए और राजमिस्त्री का हाथ पांव बांधकर उठा के उसे ले आए। फिर राजा उस राजमिस्त्री से पूछता है कि हाँ, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, क्या तुमने ही इसके पिता के जीवन काल में वो दीवार बनाई थी। तो राजमिस्त्री कहता है कि हाँ महाराज, मैंने ही बनाई थी। वो दीवार तुमने कैसे बनाई थी। एक बेचारे गरीब के ऊपर गिर गया और वो मर गया। तुम एक हत्यारे हो, तुमको मृत्यु दंड मिलेगी। अब इससे पहले कि राजा उसकी मृत्यु का सजा सुनाता, बेचारे राजमिस्त्री ने राजा से निवेदन किया कि मृत्यु दंड सुनाने से पहले आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए।
ये बात सही है कि मैंने ही वो दीवार बनाई थी और मैंने अच्छे से नहीं बनाई ये भी मैं जानता हूँ। दरअसल जब मैं वो बना रहा था तो उस पर मेरा ध्यान नहीं था। मुझे आज भी याद है एक नृत्य करने वाली औरत, एक डांस करने वाली औरत वहाँ से बार बार सड़क से गुजर रही थी। उसने पैरों में पायल पहन रखा था, वो झनर झनर बज रहे थे और मेरा ध्यान बार बार टूट जा रहा था। इसीलिए मेरा ध्यान जो है वो दीवार बनाने पे नहीं रहा और दीवार कमजोर बन गई। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है हुजूर, गलती तो उस नाचने वाली लड़की का है। मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मामला बहुत गंभीर है, हमें इसके तह तक जाना होगा। ऐसे पेचीदे मामलों को निपटाना आसान नहीं होता है। वो नाचने वाली औरत जहाँ भी है उसको लेके आया जाए। अब वो नाचने वाली औरत जो थी ना, वो एक विधवा महिला बन चुकी थी। भय से कांपते हुए राज दरबार में आई तो राजा ने उससे पूछा कि कई वर्ष पहले जब ये गरीब व्यक्ति दीवार बना रहा था तब तुम सड़क पर इधर से उधर कर रही थी, क्या तुमने इसे देखा था? जी सरकार, मुझे भली भांति याद है। तो तुम अपनी पायल झनकाकर बार बार आ जा रही थी। तुम जवान थी और तुमने इसका ध्यान भटका दिया, जिससे इसने कच्ची दीवार बना दी और वो दीवार गरीब बेचारे चोर पर गिर गई और वो मर गया। तुमने एक बेचारे की हत्या कर दी, तुम्हें दंडित किया जाएगा। अब उसने 1 मिनट के लिए सोचा और फिर बोला, सरकार रुकिए, मुझे याद आया कि उस दिन मैं क्यों बार बार आ जा रही थी। दरअसल मैंने कुछ सोने एक सुनार को अपने आभूषण बनाने के लिए दिए थे और वो एक सुस्त और शैतान था। उसने मुझे कई बार बुलाया और हर बार आभूषण नहीं दिए। कभी बोलता था अभी दूंगा, कभी बोलता था थोड़ी देर बाद दूंगा, फिर कभी बोलता था कि थोड़ी देर और बाद दूंगा, और इसी कारण से मैं बार बार आ जा रही थी। उसने मुझे 1 दर्जन बार अपने घर पर बुलाया और तभी इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा था। गलती मेरी नहीं है सरकार, गलती तो उस सोनार की है। बेचारी महिला बिल्कुल सही कह रही है। फिर राजा ने सभी एविडेंस को देखा, सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस आधार पे पहुंचा कि हाँ, अब हमें असली अपराधी मिल गया है। जाओ और उस सोनार को ढूंढ के लेके आओ, जहाँ भी छुपा हो उसको यहाँ पर ढूंढ के फौरन लेके आओ। किंग के जो बाइलिफ थे वो उस गोल्ड स्मिथ को ढूंढने के लिए चले गए। बाइलिफ यार एक तरह का लॉ ऑफिसर होता है जो कानून वगैरह का संरक्षण करता है। तो वो लोग गए और सोनार को ढूंढा। सोनार अपनी ही दुकान के एक कोने में छुपा हुआ था। फिर उसको पकड़ के लेके आया गया और उसके ऊपर लगे हुए आरोपों को सुनाया गया। अपने ऊपर लगे हुए आरोप को सुनते ही उसने अपनी पूरी कहानी बताई। महाराज, मैं तो एक गरीब सोनार हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मैंने उस दिन इसको बहुत बार आने जाने पर मजबूर किया। मैं इसको बहाने बना कर टालता रहा, क्योंकि मैं इसको आभूषण तब तक नहीं दे सकता था जब तक कि मैं एक अमीर व्यापारी का ऑर्डर पूरा नहीं कर लेता। उस अमीर व्यापारी के घर में शादी थी और वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता था। और आप तो जानते ही हैं कि अमीर व्यापारी लोग कितना उगता जाते हैं। वो अमीर व्यक्ति कौन है जिसने तुम्हें इस बेचारी महिला के आभूषण बनाने से रोक रखा था, जिसके कारण ये बार बार तुम्हारे घर के चक्कर लगाती रही और इस मिस्त्री का ध्यान भंग हो गया और इसने दीवार कमजोर बना दी, जिससे उस बेचारे गरीब चोर की हत्या हो गई? क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? सोनार ने उस व्यापारी का नाम बताया। दरअसल वो वही व्यापारी था जिसके घर की दीवार गिर गई थी। अब न्याय अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी थी। राजा ने सोचा कि अपराधी वही व्यापारी निकला तो उसे कठोरता पूर्वक राज्य दरबार में वापस खींच के लाया गया। वो चीखता चिल्लाता आया, महाराज, वो व्यक्ति मैं नहीं था जिसने ऑर्डर दिया था, वो तो मेरे पिताजी थे। वो तो चल बसे। महाराज, मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं दोषी नहीं हूँ। वो ऐसा बोलते हुए चिल्ला रहा था। फिर राजा ने मंत्री से सलाह ली और कहा, ये सच है कि तुम्हारे पिता ही असली कातिल थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुके हैं, पर उनकी जगह पर किसी न किसी को तो दंड मिलेगा। अब चूंकि तुम्हारे अपराधी पिता की सारी संपत्ति तुमको गई है तो उनका पाप और पुण्य भी तो तुमको ही जाएगा ना, तो इसीलिए तुमको मरना होगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि असली फसाद की जड़ तुम ही हो, तुम्हें मरना ही होगा। और फिर राजा ने आदेश दिया कि फांसी के लिए स्टेक को तैयार किया जाए। स्टेक यार एक तरह का चीज होता है जो कि नोखीला होता है, उसको शार्प किया जाता है, मतलब पिजाया जाता है ताकि उससे उसको मारा जा सके, या फांसी का फंदा भी बोल सकते हो। तुम सीधा समझ लो कि फांसी का फंदा तैयार करने के लिए राजा ने बोला। जब सिपाही लोग स्टेक को शार्प कर रहे थे तो इधर व्यापारी को मृत्युदंड की सजा देने के लिए तैयार किया गया। लेकिन एक समस्या आ गई। मंत्री ने यह महसूस किया कि जो फांसी का फंदा है वो बड़ा है और जो व्यापारी है वो पतला दुबला है, तो वो इसमें फिट नहीं आएगा। अब राजा को भी इस बात से चिंता हो गई कि करे तो करे क्या। फिर उन लोगों को एक उपाय सूझा कि किसी एक मोटे इंसान को लेके आया जाए और उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए ताकि वो उसमें फिट हो जाए। सैनिक लोग गए और एक मोटे इंसान को ढूंढने लगे और तभी उन सैनिकों को उस गुरु का शिष्य दिखाई दिया जो खा खा कर सांड की तरफ फूल चुका था। उन्होंने उस शिष्य को उठाया और लेकर चलने लगे और वो बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाया। वो चिल्लाने लगा, मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे छोड़ो। हाँ, ये बात सही है कि तुम सन्यासी हो, लेकिन राजा का हुक्म है कि एक मोटे तगड़े इंसान को ढूंढ के लाया जाए जो फांसी के फंदे में फिट हो जाए। और ये कहते कहते सैनिक लोग फांसी के फंदे तक उसको लेके चले आए। तब उस शिष्य को अपने गुरु की बात याद आई कि ये मूर्खों का राज्य है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ से चल चलो। शिष्य ने गुरु की बात नहीं मानी और आज बेटा पछता रहा है।
जब वो अपनी मौत की घड़ी गिन रहा था तब उसने अपने गुरु को याद किया और निवेदन किया कि जहाँ कहीं भी हो आप मेरी आवाज सुन लो, सीधा सा मतलब है कि मुझे बचा लो। गुरु ने मन ही मन में सब चीजें देख ली। उनके पास न शक्ति थी कि कहीं भी बैठकर वो कुछ भी देख सकते हैं, किसी का पास्ट देख सकते हैं, किसी का फ्यूचर देख सकते हैं और प्रेजेंट में भी देख सकते हैं। वो अपने शिष्य की प्राण की रक्षा के लिए वहां पर आ गए, जो बेचारा लालच के कारण आज इस मुसीबत में फंस गया है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्य को बहुत डांटा फटकारा और कान में कुछ फुसफुसाया। फिर वो दोनों राजा के पास गए और बोले, ओ बुद्धिमान राजा, क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा होता है, गुरु या शिष्य? तो राजा ने कहा कि ऑफ कोर्स गुरु बड़ा होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, लेकिन तुम ये पूछ क्यों रहे हो? गुरु ने बोला कि ठीक है, फिर तो मुझे सबसे पहले सूली पे चढ़ाइए, उसके बाद मेरे शिष्य को चढ़ाइएगा। जैसे ही शिष्य ने ये बात सुनी वो सारा खेल बेल समझ गया। वो चिल्लाकर बोला, सबसे पहले आप मुझे चढ़ाओ, क्योंकि आप मुझे सबसे पहले लेके आए थे यहाँ पर। पहले फांसी मुझे दो, मुझे मारो, उन्हें नहीं। ये दोनों गुरु और शिष्य लड़ने लगे कि पहले मुझे चढ़ाओ तो पहले मुझे चढ़ाओ। राजा ये देखकर एकदम चौंक गया कि ये दोनों पहले मरने के लिए काहे उतावले हो रहे हैं इतना। राजा को डाउट लगा तो उसने गुरु से पूछा कि आप क्यों मरना चाहते हो? इसको तो हम लोग इसलिए लेके आए थे क्योंकि ये मोटा था और हमारे सूली में फिट हो जाता, लेकिन आप क्यों मरने के लिए उतावले हो रहे हो? तो गुरु ने कहा कि आप मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिए, सबसे पहले मुझे ही चढ़ाइए। लेकिन क्यों? इसमें कुछ न कुछ तो भेद है। एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते आपको हमें ये जरूर बताना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि जैसे ही मैं आपको बताऊंगा उसके बाद सबसे पहले आप मुझे ही सूली पर चढ़ाएंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, आपको ही चढ़ाएंगे, चलो अब बताओ। गुरु राजा को एक साइड लेके गए जहाँ नौकर वगैरह उनकी बातें न सुने और उनके कान में फुसफुसाया, क्या आपको पता है कि हम दोनों काहे मरना चाह रहे हैं? हम पूरे संपूर्ण संसार का भ्रमण करके आ चुके हैं, लेकिन हमें ऐसा राज्य और आपके जैसा राजा कभी नहीं मिला। आपका जो ये बनाया हुआ फांसी का फंदा है ना, ये सीधा स्वर्ग लेके जाएगा हमें। ये फांसी का फंदा नहीं, गॉड ऑफ जस्टिस है। ये बिल्कुल नया है, अभी तक इस पर कोई भी अपराधी को मृत्युदंड नहीं मिला है। जो इस पे सबसे पहले मरेगा वो अगले जन्म में राजा बनकर पुनर्जन्म लेगा, और जो दूसरी बार मरेगा वो इस राज्य का मंत्री बन के वापस से पुनर्जन्म लेगा। हम अपने सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं, इसीलिए कुछ दिनों तक राजा और मंत्री का सुख लेना चाहते हैं। अब आप अपने वचन का पालन करें और सबसे पहले मुझे ही मृत्युदंड दे। राजा गंभीर विचार में खो गया। वो नहीं चाहता था कि अगले जन्म में कोई और व्यक्ति उसका राज्य संभाले। उसने विचार करने के लिए कुछ समय मांगा और मृत्युदंड को कल पर टाल दिया। उसने कहा कि हम कल सजा सुनाएंगे। उसने मंत्री को समझाया, अगले जन्म में हमारे लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा कि हम अपना राज्य किसी और को सौंप दें, तो चलो हम दोनों ही खुद सूली पर चढ़ जाते हैं, फिर हम दोनों राजा और मंत्री के रूप में पुनर्जन्म ले लेंगे। उसने बोला और मंत्री राजी हो गया। कितने बेवकूफ है भाई ये दोनों। तो फिर उसने एग्जीक्यूशनर को, यानी कि जो फांसी चढ़ाता, जो एग्जीक्यूट करता है इसको, उसको बोला कि हम आज रात को अपराधी को भेजेंगे, जो पहले आएगा उसको पहले चढ़ाना और जो बाद में आएगा उसको बाद में चढ़ाना। ये मेरा हुक्म है, कोई भी गलती मत करना। उस रात राजा और मंत्री जेल में गए, उन दोनों शिष्य और गुरु को रिहा कर दिया और उनका रूप ले लिया। और फिर जैसा कि इन्होंने प्लानिंग किया था उस अनुसार से एक एक करके दोनों गए और दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। और जब उनकी लाश को कौवों और चीलों को खिलाने के लिए नीचे उतारा गया तो सारे लोग देखकर हैरान हो गए, ये तो राजा और मंत्री हैं। पूरा का पूरा शहर कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो गया, राजा और मंत्री कैसे मर गए। पूरी रात उन्होंने राजा और मंत्री के मरने का शोक मनाया और राज्य के भविष्य के बारे में चर्चा करने लगे। कुछ लोगों को अचानक ही गुरु और शिष्य की याद आई। उन दोनों को पकड़ लिया गया जब वो चुपके से राज्य छोड़कर भाग रहे थे। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि गुरु और शिष्य को मारेंगे। नहीं भाई, देखो क्या हुआ। उन्होंने गुरु और शिष्य से कहा कि हमें इस राज्य को चलाने के लिए एक राजा और एक मंत्री की जरूरत है। एक ने कहा और सबने सहमति जताई। फिर उन्होंने उन दोनों से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इस राज्य को संभालने के लिए आप राजा और ये मंत्री बन जाएं। शिष्य को मनाना इजी था क्योंकि वो तो लालची था ही, मान गया। लेकिन गुरु को मनाना थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने गुरु को भी मना लिया कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन जितने भी पुराने नियम हैं उन सबको मुझे चेंज करना होगा पहले। अगर मैं पुराने नियमों को चेंज कर सकता हूँ तभी मैं राजा बनूंगा। सब लोग मान गए और फिर उस दिन से दिन को दिन बना दिया गया और रात को रात बना दिया गया। और वो लोग एक डुडू में कुछ भी नहीं लेंगे, जैसा कि दूसरे राज्य में होता है सेम वही चीज होगा। सबका एक अलग अलग प्राइस फिक्स किया। ऐसा नहीं कि आप जाओगे और एक ही रुपए में सब ले लोगे। और फिर जाकर वो किंगडम जो है एक नॉर्मल किंगडम की तरह हो गया, एक नॉर्मल राज्य बन गया। तो भैया ये थी मूर्खों की राज्यों की कहानी। चैप्टर समझ में आ गया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यू टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाकर अटेम्प्ट कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। बाकी हाँ, अगर तुम्हारे पास भी ऐसे मूर्ख लोग हैं तो उनका नाम नीचे कमेंट में जरूर बताना भाई। देखे तो सही कौन कौन है ऐसे मूर्ख लोग। एक बात और भाई, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, फ्री का है मेरे भाई। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमको इंस्टाग्राम पे। बाय बाय।